तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल P4 फिजिक्स। इस चैनल पर मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का एक यूनिक और जेन्युइन सॉल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स की लैंग्वेज को इजीली समझ पाएं और साथ ही फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम बोर्ड एग्जाम व्यू। क्योंकि हम उसमें पढ़ेंगे गैलोमीटर, और गैलोमीटर इज अ हॉट टॉपिक फॉर बोर्ड। ठीक है, और वो बोर्ड में तो आता ही आता है, कभी मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बोर्ड में ना आए गैलोमीटर, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 नंबर के भी, 2 नंबर के भी और 5 नंबर के भी, क्योंकि 5 नंबर का उसका हॉट फेवरेट टॉपिक है क्या, गैलोमीटर बोर्ड्स का। तो गैलोमीटर होता क्या है? गैलोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। गैलोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है। बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का मतलब जो बहुत माइक्रो या मिली एम्पियर में चल रहा हो, उस वाले करंट को कौन मेजर करता है? गैलोमीटर। जनरली हम करंट मेजर करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम होता है एमीटर। एमीटर जनरली बड़े बड़े करंट को मेजर करता है, जैसे कि जो हमारे घर में चल रहे होते हैं, बहुत बड़ा करंट है 5 एम्पियर 6 एम्पियर, ये हम किससे नाप सकते हैं? अपने एमीटर से। लेकिन अगर कोई करंट बहुत ही मिनी माइन्यूट सर्किट में चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं मोबाइल्स के अंदर, उनके अंदर जो करंट चल रहा है बहुत माइक्रो एम्पियर में, वो हम किसके हेल्प से नाप सकते हैं? एक गैलोमीटर की हेल्प से। ठीक है, तो गैलोमीटर इज डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अच्छा, अगर ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? वो एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज गैलोमीटर, राइट इज प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो हम इसके प्रिंसिपल में क्या क्या चीज लिखेंगे? आपने टॉर्क के बारे में पढ़ा होगा कि अगर कभी भी हमें करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, उसके अंदर क्या लगता है? टॉर्क। तो ये किसका प्रिंसिपल है? सेम एक गैल्वेनोमीटर का। सो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल हम क्या लिखेंगे? व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। कहने का मतलब अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते थे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वाले जो कॉइल है वो क्या एक्सपीरियंस करेगी? टॉर्क। और इस वाले टॉर्क से क्या जनरेट होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क, जिससे हम उसी करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर करंट के डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम जो डिफ्लेक्शन होगा उस वाले करंट की वजह से, जब वो कोयल किसके अंदर रखी जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं? उसका प्रिंसिपल, वही क्या लगता है वहाँ पे? टॉर्क। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या बात ध्यान रखनी है? कंस्ट्रक्शन में देखो, मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिख रखे हैं। वैसे अगर आप देखो तो कंस्ट्रक्शन में आप खुद भी लिख सकते हो कि एक कोयल ये होता है, ये यहाँ पे लगाया जाता है, इस जगह लगाया जाता है। मैं आपको भी डायग्राम बना के दिखाऊंगा, जिससे आप साथ साथ अपनी कॉपी में बनाओ, उसको सीख जाओ। यहाँ जो मैंने वाले पॉइंट लिख रखे हैं, ये कभी कभी बोर्ड में आ जाते हैं और बोर्ड ये पूछ लेता है कि भाई बताओ आपने इसमें कॉनकेव मैग्नेट ही क्यों ली, या फिर हॉर्स मैग्नेट ही क्यों ली। वो आपसे भी पूछ सकता है कि आपने सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर ही क्यों लिया, कोई अलग मेटल का क्यों नहीं लिया। वो आपसे भी पूछ सकता है कि आपने फॉस्फोरस बॉन्ड स्ट्रिप ही क्यों ली, कोई अलग एलॉय के मेटल की स्ट्रिप क्यों नहीं ली। वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है इन सब में। तो उसका बेसिक आंसर क्या होगा इन सबका, जो मैंने यहाँ पे सामने लिख रखा है। और ये आपका सेम किस में भी काम करेगा, कंस्ट्रक्शन में, कि हमने ये वाले मटेरियल इसलिए लिए हैं अपनी कंस्ट्रक्शन में, किसके लिए? गैल्वेनोमीटर के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाले मेरा लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे और इसके डायग्राम से समझेंगे कि इसकी वर्किंग किस तरीके से काम करेगी, और ये वाले जो मैंने पॉइंट लिखे कहाँ पर फिट हो सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको दोबारा बता दूं, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, पहला। दूसरा क्या था? दूसरा प्रिंसिपल है क्या है? अगर हमारे पास एक कोयल है, उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ और उस वाली कोयल के अंदर करंट चलाता हूँ, तो उस वाले कोयल के अंदर क्या जनरेट होता है? टॉर्क। उस वाले टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? एन आई। ये भी हमने पढ़ रखा है, जब हम कभी भी टॉर्क लगाते हैं किसी भी कोयल के ऊपर, अगर वो कहाँ रखी हो? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अपना गैल्वेनोमीटर का एक डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक मैग्नेट लेनी है, कैसी? कॉनकेव मैग्नेट्स। ठीक है, तो हमने क्या ली? एक मैग्नेट ली इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है? मेरी कॉनकेव मैग्नेट्स। ठीक है, ये क्या है? मेरी कॉनकेव मैग्नेट्स। एक छोटी एक बड़ी, चलो ठीक है। ये क्या बन गई? मेरी कॉनकेव मैग्नेट्स। अब इसके अंदर एक कोयल रखनी है। क्या रखनी है? कोयल। अब कोयल अकेली तो रखी नहीं जाएगी, आपके मोबाइल का कवर है, तो मोबाइल का कवर मोबाइल के ऊपर भी तो रखा जाता है ना। तो ऐसे जब हम कोई भी कोयल करते हैं, तो वो कोयल किसी न किसी कोर के ऊपर तो रहेगी, या किसी न किसी एक मटेरियल के ऊपर तो रहेगी। वो मटेरियल क्या होगा? हमारा सॉफ्ट आयरन। ठीक है ना। तो हम एक सिलेंडर लेंगे जो किसका बना होगा? सॉफ्ट आयरन का। किसका बना होगा? सॉफ्ट आयरन का। उसके ऊपर हम क्या कर देंगे? कोयल की वाइंडिंग्स कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, जब हम कोयल की वाइंडिंग लपेटेंगे इसके ऊपर, तो एक एंड होगा कि जहां पे कोयल शुरू हुई होगी, और एक एंड दूसरा क्या होगा कि जहां पे कोयल खत्म होगी। तो इसके 2 एंड होंगे। एक एंड हम नीचे कर रहे हैं, एक एंड हम क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ। जो एंड हम नीचे कर रहे हैं उससे हम क्या जोड़ रहे हैं? एक स्प्रिंग। क्या जोड़ रहे हैं? एक स्प्रिंग। स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक है, F इक्वल्स टू के, एक साथ में पढ़ा होगा क्लास नंबर 12 में, क्लास नंबर 11 में। ठीक है, फिर हम ऊपर, हम देखो अब ये ऐसे हवा में लटकी तो रहेगी नहीं, तो हमें इसको ऊपर भी छत से भी कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो हमने इसको रूफ से कनेक्ट करने के लिए मेटल का स्ट्रिप लगाई। उस वाले मेटल के स्ट्रिप का नाम क्या था? फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप। क्या था? फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप। ठीक है,
फिर उसी के साथ में मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक पॉइंटर। क्या लगा दिया, पॉइंटर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। बस मैंने क्या करा, शुरुआत में मैंने क्या लगाई, मैग्नेट्स। उस मैग्नेट्स के बीच में मैंने क्या रखा था, एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, उसके ऊपर क्या करी, वाइंडिंग्स लपेट दी थी। फिर उस वाली वाइंडिंग्स का एक हिस्सा ऊपर मैंने फॉस्फोरस बॉन्ड स्ट्रिप से कनेक्ट करा, दूसरा हिस्सा मैंने किससे कनेक्ट करा, स्प्रिंग से। और स्प्रिंग को नीचे ऐसी लेवल के जैसे वो हिले नहीं, ऐसे ही सेम इसको मैंने ऊपर किसी छत से टांग दिया, या किसी एक ऐसे उससे सपोर्ट से टांग दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मेरा पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर। अब हम समझते हैं काम कैसे करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो हमने कॉनकेव शेप मैग्नेट्स लिए ना, इनकी खास बात क्या होती है कि ये दिस प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जो हम नॉर्मली बार मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, जो देखने में इस तरीके से होती हैं ऐसे करके, है ना, नॉर्थ और साउथ वाली जनरली जो हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं, ये भी तो बार मैग्नेट है। अगर मैं यहाँ की जगह ये वाली इस्तेमाल कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, या मैंने ये वाली स्पेशली क्यों इस्तेमाल करी, तो उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि जब हम कभी गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं हमें इस पर मैक्सिमम टॉर्क लगाना होता है। इस वाली कोयल के ऊपर क्या होना चाहिए, हमेशा मैक्सिमम टॉर्क। अच्छा, तो इस चीज से मैक्सिमम टॉर्क का कैलकुलेशन होगा। देखो, जब हम कभी भी इस तरीके के मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं तो दीज मैग्नेट्स प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी, फिर ऐसे करके दोबारा उसी पॉइंट से बाहर निकल जाएंगी। तो ये क्या हो गया, ये एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होंगी, फिर वापस उसी पॉइंट से दोबारा हो जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्या करेंगी, दीज आर द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर हमने ये बनाया तो इनका फायदा क्या हुआ, इनका फायदा ये हुआ कि मान लीजिए जब हम ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं और हमारी कोयल घूम गई, तो जो हमारी कोयल का एरिया होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया, जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल होगा, जो हमारी कोयल का एरिया वेक्टर होगा और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होगा, उनके बीच में जरूर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। और वो एंगल पॉसिबिलिटी क्या है, वो 0 से 90 के बीच में कहीं भी रेंज ला सकता है। अगर वो 0 लाएगा तो टॉर्क हमारा मिनिमम हो जाएगा, अगर वो 90 लाएगा तो हमारे मजे में टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इस वाली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या खोजा, अपना रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की खास बात क्या होती है कि उसमें एरिया और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, उसमें हमेशा एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। हमेशा एक ना एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी तो जरूर होगी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एरिया वेक्टर से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। और अगर ऐसा भी पॉसिबल हो पाता है तो हम हमेशा क्या बोल देंगे कि इस वाली कोयल के ऊपर मैक्सिमम, इस वाली कोयल के ऊपर टॉर्क क्या होगा, हमारा मैक्सिमम। तो आपको समझ में आया कि हमने ये वाली रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों ली। मैं आपको फिर से बता दूं, याद कर लीजिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में क्या होता है कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से हमारे टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। को भी टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB sin थीटा। वहाँ पे sin 90 की वैल्यू हम हमेशा अगर 1 रखेंगे तो टॉर्क की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये था हमारा पहला कि हमने ये वाली मैग्नेटिक फील्ड क्यों ली, ये वाला, हाँ, ये वाली कॉनकेव शेप मैग्नेट्स क्यों ली। दूसरा है हमने सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का इस्तेमाल क्यों करा। अब मान लीजिए जब हम इसके अंदर करंट छोड़ देंगे कोइल्स के अंदर, तो ये क्या होगा, वाइब्रेट करने लगेगा कुछ देर बाद, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, वाइब्रेट करेगा। अगर वो वाइब्रेट करेगा तो उस वाली वाइब्रेशन को रोकने के लिए, क्योंकि अगर ये वाइब्रेट करेगा तो हम एग्जैक्ट अपनी वैल्यू नहीं निकाल सकते। मतलब कि मान लीजिए एक पॉइंटर लगा दिया मैंने इस तरीके से और वो लगातार से वाइब्रेट कर रहा है, उसकी वैल्यू लगातार 10 से 12, 10 से 12, 10 से 12 के बीच में आ रही है, तो आप क्या वैल्यू लिखोगे, 10 लिखोगे, 12 लिखोगे, 11 लिखोगे। तो उस चीज को रोकने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट आयरन का, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, एडी करंट। और एडी करंट की खास बात क्या होती है कि वो हमेशा जब कभी भी एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, उसके अंदर एडी करंट बनता है, जो हमेशा किससे अपोज करते हैं, खुद के बनने का। जो काम लेंजलो ने बताया था वही काम एडी करंट भी करते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर हम सॉफ्ट आयरन सिलेंडर रख देंगे इसके अंदर, तो उसके अंदर क्या बनेंगे, एडी करंट। और एडी करंट क्या कर देंगे, इसका डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब इसकी वाइब्रेशन को रोक देंगे। तो इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का काम क्या होता है, डैम्पिंग ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। डैम्पिंग का मतलब उसकी वाइब्रेशन रोकना, किसकी, इस वाले सिलेंडर की। ठीक है, या फिर इस वाले गैल्वेनोमीटर की। ठीक है, फिर हम आते हैं किस पे, अपनी स्प्रिंग पे। स्प्रिंग क्या है, अच्छा, अगर हमने इसमें करंट डाल दिया और करंट डालते ही घूमने लगा, अभी घूम ही रहा है ना, मतलब बहुत जैसे झूला झूलते हैं ना, वो झूला बच्चा चल रहा है, वो रुक ही नहीं रहा, तो हमें क्या फायदा मिला, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालनी है। तो अगर हमें इसमें डिफ्लेक्शन निकालने तो हमें इसको एक हद तक रोकना पड़ेगा कि हमने थोड़ा सा करंट दिया तो हमें पता चलेगा कि घूमना है। अगर हमने वो करंट दिया तो पूरा गोल घूम जाएगा, अगर पूरे गोल घूम गया तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितने इसने डिग्री टर्न मार दिया, कितने डिग्री टर्न नहीं मार दिया। तो उस चीज को रोकने के लिए जो ये टॉर्क बनाएगा उसका एक अपोजिट टॉर्क भी तो बनना चाहिए, जिससे कि ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। तो वो कौन बनाता है, हमेशा के, उसको कौन बनाता है, हमेशा स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का काम क्या होता है, एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करना, किसके अगेंस्ट, जो हमारा कौन मैग्नेटिक फील्ड या फिर ये वाली सिलेंडर वाली कोयल या फिर ये वाली कोयल बनाएगी, कब, जब उसके अंदर क्या चलेगा, करंट। तो स्प्रिंग का काम क्या हो गया, एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करना, किसके अगेंस्ट, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखो, जब हमने इसको ऊपर लटकाया तो हमने क्या लगाई, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप। अच्छा, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप क्यों लगाई, उसके 3 रीजन। वैसे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं पर हम मेनली क्या चीज पढ़ेंगे, 3 रीजन। पहला
कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब कि ये वैल्यू ये खिंचती नहीं है जल्दी। अगर मान लीजिए आपने गैल्वेनोमीटर बनाया और उसको ऐसे एक नॉर्मल से वायर से टांग दिया, फिर कोई दूसरे एलॉय से टांग दिया, और वो क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद वो फैल गया, ऑब्वियसली बात है हीट भी होगी, इसके अंदर करंट भी चलेगा, तो कुछ ना कुछ हीट भी बनेगी, या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ये भी सब चीज, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये भी सब चीज चलेंगी। तो ये अगर खिसक के इतना ना होगा, इतनी लेंथ का होगा, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो जो हमारा मेन मोटिव था कि हमको इसके अंदर मैक्सिमम टॉर्क बनाए रखना, तो वो तो कभी होगा ही नहीं, है ना, ये नीचे आ जाएगा, और क्या पता है टूट भी सकता है इसके वजन की वजह से। तो इसके वजन को झेले रखने के लिए, और साथ में इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत हाई, जिससे इसका एक्सपेंशन नहीं हो पाता जल्दी से, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं फॉस्फोरस ब्रोंज से। पहला रीजन इसका ये हो गया। दूसरा कि कोरोजन फ्री होती है, मोस्टली एलॉयज होते हैं ऐसे जनरली कोरोजन फ्री, तो रस्टिंग इस पे ना लगे, इसलिए हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। और दूसरा क्या है इसमें, तीसरा क्या है कि जो इसका जब कभी इस पे रिस्टोरिंग टॉर्क बनेगा, मान लीजिए आपको स्प्रिंग दोबारा घुमा दी इसको ओरिजिनल पोजीशन लाने के लिए, तो ये रिटर्न में किसको जवाब देगा, इसको। अगर रिटर्न में इसको जवाब देगा तो अब ये नहीं घूमेगा, कौन घूम जाएगा, ये। पर हमें घुमाना किसको है, इस वाले, इसको, इस वाली जो हमारी ये कोयल है इसको, ठीक है ना। तो अगर ये घूम गई और ये नहीं घूम, अगर ये नहीं घूमे और ये घूम गई, तो फायदा क्या हुआ हमें इस चीज का। तो इसलिए इसका क्या होता है, जो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड पर यूनिट टर्न इज वेरी वेरी स्मॉल, कि मतलब जो रिस्टोरिंग टॉर्क ये जल्दी से ट्विस्ट भी नहीं होती, है ना। आप ऐसा मान सकते हो कि जल्दी से ट्विस्ट नहीं होगी किसी पे भी, अगर कोई भी इसको ट्विस्ट करना चाहेगा तो। स्प्रिंग जनरली आसानी से ट्विस्ट हो जाती है, पर ये कभी भी ट्विस्ट नहीं होगी, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको समझ में आया कि इसके इंडिविजुअल एलिमेंट का मेन फंक्शन क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ ली जाती है 1-2 नंबर की कि वाई वी यूज दिस, वाई वी यूज दिस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इस डायग्राम में से केवल इतनी चीजें रब कर दूं, ठीक है, तो ये आपको क्या बना, ओरिजिनल डायग्राम, और ये क्या हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या नॉर्थ, और यहाँ क्या साउथ, ये क्या हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये क्या होगा फॉस्फोरस बाउंड्री, ठीक है ना। तो ये क्या था हमारे साथ कंस्ट्रक्शन। अगले वाले पार्ट में हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। इससे थोड़ा कंस्ट्रक्शन ही थोड़ा हार्ड था और समझने से थोड़ा हार्ड था, बाकी तो सब चीज में आसानी रहेंगी। अब नेक्स्ट वाले स्लाइड में या नेक्स्ट वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कि इसके लिए हम डेरिवेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो गैल्वेनोमीटर में हमने पढ़ा कि भाई एक टॉर्क जनरेट होता है किसकी वजह से, अगर कोई भी कोयल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए, उसके अंदर करंट छोड़ दिया जाए जब, ठीक है। और एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से। यहाँ पे दो टॉर्क काम करेंगे, पहला रिस्टोरिंग टॉर्क किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से, और दूसरा उस वाली कोयल की वजह से, अगर उसके अंदर क्या चल रहा है मैग्नेटिक, उसके अंदर क्या चल रहा है करंट, तो वो कहाँ रखे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अगर कोई भी कोयल, इसकी थ्योरी में क्या लिखेंगे हम, ठीक है, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कोयल रखी जाए, उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, उसको हम लोग NIAB sin थीटा, ठीक है ना। अच्छा, टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग की वजह से टॉर्क का होगा K इंटू फाइव। K का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, फाइव का मतलब कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है स्प्रिंग के ऊपर। अगर स्प्रिंग के ऊपर ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, इसका मतलब उसके ऊपर ज्यादा टॉर्क है। स्प्रिंग के ऊपर कम डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब उसके ऊपर कम टॉर्क है। तो टॉर्क किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से क्या होगा K5, टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा NIAB sin थीटा। अब हमें कंडीशन मान के चल रहे हैं क्या, कि जो हमने एक ऐसा करंट दिया गैल्वेनोमीटर के अंदर कि जिससे वो ट्विस्ट हो गया, उसके ऊपर टॉर्क लगा, अगर वो ट्विस्ट होगा तो उसके नीचे की स्प्रिंग भी क्या होगी, ट्विस्ट। पर जो स्प्रिंग है उसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट है कि जिसके बाद वो ट्विस्ट नहीं हो सकती। तो अब स्प्रिंग वो क्या काम करेगी कि वो काम करेगी कि भाई इससे ज्यादा अब कभी भी गैल्वेनोमीटर या फिर ये वाली कोई और ज्यादा ट्विस्ट ना हो, और इससे क्या होगा कि वो गैल्वेनोमीटर का एक मतलब एंगल मेंटेन कर देगी कि भाई आपको इससे ज्यादा ट्विस्ट नहीं होना। फॉर एग्जांपल गैल्वेनोमीटर है और ये स्प्रिंग है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि स्प्रिंग ना, चलो ये तो नहीं मान सकता मैं इसको, ये भी नहीं, चलो मैं ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और इसके नीचे स्प्रिंग लगी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये स्प्रिंग ना, जैसे ये स्प्रिंग ऐसी है, ये स्प्रिंग इससे ज्यादा ट्विस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। गैल्वेनोमीटर ट्विस्ट हुआ, इसने स्प्रिंग को ट्विस्ट करा, गैल्वेनोमीटर दोबारा ट्विस्ट हुआ, उसने दोबारा स्प्रिंग को ट्विस्ट करा। अगर गैल्वेनोमीटर और ट्विस्ट करना चाहेगा तो अब स्प्रिंग का काम करेगी, उसको रोक देगी, क्योंकि स्प्रिंग इससे ज्यादा ट्विस्ट नहीं हो सकती है। तो स्प्रिंग, हम ये वाली कंडीशन मान के चल रहे हैं कि जब गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम टॉर्क लगा रहा है किसके ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर, और स्प्रिंग भी मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क लगा रही है किसके ऊपर, गैल्वेनोमीटर के ऊपर। तो इस वाली कंडीशन क्या मान के चलेंगे कि दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे। तो NIAB इक्वल्स टू K5, ठीक है। तो फाइव की वैल्यू क्या होगी, NAB अपॉन K इंटू आई। अच्छा, मैंने सारी चीज एक साथ लिख ली, आई अलग लिख लिया, ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे पता है NAB अपॉन K क्या होता है कांस्टेंट, आई क्या होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्यों है, क्योंकि मैं करंट चेंज करूंगा, वो तो मेरा मन होगा ना भाई, अभी मेरा मन करा थोड़ा सा करंट मेजर करने का, फिर बाद में मन करने लगा कि मुझे थोड़ा इससे ज्यादा वैल्यू का करंट मेजर करना है, तो मैं आई को लगातार चेंज करूंगा। तो मैंने एक बात नोटिस करी कि द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड करंट।
जितना मैं उसमें करंट फ्लो करवा रहा हूँ गैल्वेनोमीटर में, उतना ही उसमें डिफ्लेक्शन भी हो रहा है। और ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला भी जा सकता है कि प्रूफ करो गैल्वेनोमीटर के लिए कि उसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितना उसमें करंट चलता है। अच्छा, ये जो NAB अपन K की वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है हमारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। सही है, तो ये तो हमारा फाई इज डायरेक्टली, यहां से हमने एक बात कंक्लूड करा, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना मैं करंट बढ़ाऊंगा उतना मैं डिफ्लेक्शन होगा, जितना मैं करंट की वैल्यू कम कर दूंगा उतना मैं डिफ्लेक्शन क्या होगा? कम। ठीक है, दूसरी बात यहां से हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि हम एक चीज निकाल सकते हैं, वो है करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखो हम कैसे निकाल देंगे। अब मुझे पता है करंट सेंसिटिविटी का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि आप कितना करंट दे रहे हो और गैल्वेनोमीटर बदले में कितना एंगल डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप हल्का सा करंट दे रहे हो और गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये केस बन सकता है। या फिर ये केस क्या केस बन सकता है, आप बहुत ज्यादा करंट दे रहे हो और गैल्वेनोमीटर बहुत हल्का सा डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये दो केस तो बन सकते हैं भाई, आप बहुत कम करंट दे रहे हो, गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, आप बहुत ज्यादा करंट दे रहे हो, गैल्वेनोमीटर कम डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो किस वाले केस में ज्यादा सेंसिटिव माना जाएगा? फर्स्ट वाले केस में, क्योंकि आपने हल्का सा माइन्यूट करंट दिया जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन क्या आ गया? ज्यादा। तो वो क्या होगी? इसकी सेंसिटिविटी। अभी सेंसिटिविटी में किस चीज से डिफाइन कर रहा हूँ? उससे करंट से, क्योंकि डिफ्लेक्शन में किस रिलेट कर रहा हूँ? करंट से। तो जब कभी भी मैं फाई को आई से डिवाइड करता हूँ तो वो क्या निकाल कर देता है हमें से? करंट सेंसिटिविटी। क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर आफ्टर पासिंग पर यूनिट करंट। कि जब हम उसमें से 1 यूनिट करंट पास कर देंगे तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा, वो क्या होगा? उसी करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, अच्छा देखो, फाई के नीचे अगर मैं यहाँ पे आई लिख दूं तो मेरा फॉर्मूला बनेगा NAB/K। तो ये किसकी वैल्यू निकल गई? करंट सेंसिटिविटी की। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि हाउ कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। तो उसके ऊपर हम क्या बोलेंगे? Current sensitivity can be increased or decreased by increasing, decreasing the value of number of turns, by increasing and decreasing the value of area of cross section, by increasing and decreasing the value of magnetic field, and by increasing or decreasing the value of spring constant। ठीक है ना? तो ये क्या निकल गया हमारी करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना चाहूँ तो इसका मतलब मैं कितनी वोल्टेज दे रहा हूँ एक गैल्वेनोमीटर को और वो कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सेम वही केस बन गया कि कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है कितने पर यूनिट वोल्टेज पे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आई के साथ आर की मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी आर की मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन में कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा करा, यहाँ पे आई आर क्या बन गया? वोल्टेज। तो φ/V का फॉर्मूला क्या बनेगा? NAB/K इंटू आर। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी में नीचे का जुड़ जाता है आर। ठीक है, तो अगर मैं एक रिलेशन बनाना चाहूँ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ये तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बन गया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल्स टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर। वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल्स टू करंट सेंसिटिविटी इनटू आर। ठीक है ना? तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के बीच में रिलेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।